Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम कक्षा 10 का विषय गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का भाग 11 देखेंगे। इस भाग में आपको रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग के बारे में बताया जाएगा। इसके पहले भाग में रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग के बारे में ही बताया गया था। उसमें कुल 3 अनुप्रयोग बताया गया था और 2 अनुप्रयोग बाकी रह गया था, जो इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। इस वीडियो में आपको आयु पर आधारित अनुप्रयोग के बारे में बताया जाएगा और समय चाल तथा दूरी पर आधारित अनुप्रयोग के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। आयु पर आधारित अनुप्रयोग का उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है। 5 वर्ष पश्चात एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी तथा 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो वर्तमान में पिता तथा पुत्र की आयु ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे हल लिखेंगे। माना वर्तमान समय में पिता की आयु x वर्ष, वर्तमान समय में पुत्र की आयु y वर्ष। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि माना वर्तमान समय में पिता की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष। अब दिया है प्रथम स्थिति में कि 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात क्या आयु होगा वो देखा जाए। तो 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो चलिए प्रथम स्थिति को हम लिखते हैं। प्रश्न अनुसार लिखा गया है 5 वर्ष बाद की स्थिति यानी x + 5 हो जाएगा। बाद है तो वो ऐड करेंगे और y + 5 हो जाएगा। आयु की 3 गुनी होगी तो हमने 3 से गुणा कर दिया है। अब यहाँ से x + 5 बराबर 3y + 15 हो जाएगा। चर वाले पद को एक साथ कर लेना है और अचर पद को एक साथ कर लेना है 10। यहाँ से आपको एक समीकरण मिल जाएगा। अब दूसरी स्थिति में देखते हैं क्या दिया गया है। दूसरी स्थिति में दिया गया है कि 5 वर्ष पहले दिया गया है। तो पहले दिया गया है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ से पुनः प्रश्नानुसार देखेंगे। अब प्रश्नानुसार क्या है, 5 वर्ष पहले की स्थिति में x - 5 कर लेंगे और y - 5 कितना गुनी है, 7 गुनी थी। ठीक है ना। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो हमने ये 7 से गुणा कर दिया तो x - 5 बराबर 7y - 35। तो x - 7y - 35 + 5 x - 7y बराबर -30। यहाँ से इक्वेशन नंबर आपका 2 हो जाता है। ठीक है। अब चलिए हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हल करते हैं। हल करने के लिए आप जो विधि से आप करना चाहते हैं उस विधि से इसको हल कर सकते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 में आप देख सकते हैं कि एक अज्ञात राशि का गुणांक आपस में बराबर है और दोनों का साइन एक ही है। तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे और उसके बाद से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। हमने यहाँ समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2 करने पर यानी 1 में से 2 को घटा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो 4y आएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो y बराबर 40/4 10, y बराबर 10। y के मान को हम समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखिए तो x - 3 × 10 बराबर 10, x - 30 बराबर 10 हो जाएगा। x बराबर 10 + 30 x बराबर 40। तो यहाँ पे क्या माना गया था, यहाँ पे ये माना गया था
कि पिता की जो आयु है वह कितना है, x वर्ष, यानी पिता की आयु हो जाएगा, अतः पिता की आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। यह इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। यह आयु पर आधारित अनुप्रयोग था जो आपको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया गया। अब दूसरा जो हमारा अनुप्रयोग है यानी लास्ट, समय, चाल तथा दूरी पर आधारित अनुप्रयोग है। अब इससे संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे और इसको समझेंगे। यहाँ पे लिखा गया है, वेद अपने घर से 600 किलोमीटर का दूरी का कुछ हिस्सा रेल द्वारा तथा हिस्सा कार द्वारा, यानी दो पार्ट में इसको दूरी को तय कर रहा है, एक रेल के द्वारा और एक कार के द्वारा। यदि 120 किलोमीटर की दूरी रेल से तथा शेष दूरी कार से, ठीक है ना, तय करे तो उसे 8 घंटे लगते हैं। तो इसमें यह प्रथम कंडीशन आपका हो जाता है। पुनः यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे देखिए दूसरा स्थिति दिया गया है कि 200 किलोमीटर रेल द्वारा और शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उसे पहले की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो रेल और कार का अलग अलग चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी हम 2 समीकरण बनाएंगे और 2 स्थिति इसमें दिए गए हैं। तो प्रथम स्थिति में देखेंगे कि किस प्रकार का समीकरण मिल रहा है और द्वितीय स्थिति में देखेंगे और दोनों समीकरण को हल करेंगे तो वहाँ से हमको रेल का चाल और कार की चाल पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे, माना रेल की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रथम स्थिति में क्या दिया गया है, जो प्रथम कंडीशन है, प्रथम स्थिति के अनुसार से वेद द्वारा रेल से तय की गई दूरी 120 किलोमीटर, प्रश्न में दिया गया है 120 किलोमीटर, तथा कार से तय की गई दूरी यानी 600 टोटल दूरी है, 120 घटा देंगे 480 किलोमीटर। यानी रेल से तो 120 किलोमीटर जा रहा है और कार से कितना जा रहा है, 180 किलोमीटर। तो इस दूरी को तय करने में उसको 8 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ लिखेंगे 120 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 120 बटे x हो जाएगा और 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो 480 बटे y, तो कुल समय कितना लगा, तो 120 बटे x प्लस 480 बटे y बराबर
8 हो जाएगा। ठीक है, 8 से भाग कर देंगे दोनों तरफ। 8 से भाग करने पर तो यह आ जाएगा 15/x 60/y बराबर 1। यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यह प्रथम स्थिति हो गया। ठीक है ना। अब चलिए दूसरी स्थिति को हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय स्थिति के अनुसार वेद द्वारा रेल से तय की गई दूरी 200 किलोमीटर, कार से तय की गई दूरी 600 - 200 यानी 400 किलोमीटर। ठीक है। अब ये जो दूरी तय किया जा रहा है पहले की तुलना में 20 मिनट क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। ठीक है ना, पहले की तुलना में 20 मिनट अधिक हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 200 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा, 200/x, और 400 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय 400/y। तो यात्रा को, जो भी यात्रा कर रहा है, यात्रा को पूरी करने में लगा समय तो 200/x 400/y, और 8 घंटा तो पहले लगता था और 20 मिनट अधिक लग रहा है। ठीक है ना, आ गया बात समझ में। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कुल, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे टोटल। जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 200/x + 400/y बराबर 8 सही 1/3। 200/x 400/y 25/3 हो जाएगा। ये टोटल घंटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 25 से दोनों तरफ भाग करने पर, क्योंकि 25 से 200 भी कट जाएगा और 400 भी कट जाएगा, तो 8/x 16/y और 1/3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। ठीक है, और हल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ से जो समीकरण आपको मिला है, जिस विधि से आप चाहें उस विधि से कर सकते हैं। जो हमको समीकरण प्राप्त हुआ हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। माना p बराबर 1/x, q बराबर 1/y मान लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, यहाँ से p बराबर 1/x माना गया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 15 × 1/x है और 16 × 1/y बराबर 1 है। यहाँ से 8 × 1/x है, 16 × 1/y बराबर 1/3 है। तो हम 1/x के जगह पर हम p रख लेंगे और 1/y के जगह पर q रख लेंगे। तो 15p + 16q बराबर 1 और 8p + 16q बराबर 1/3। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 60 है, गलती हो गया। यहाँ पे 60 है, गलती से 16 लिख दिया गया था। अब यहाँ से आपको
इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम गुणा कर लेते हैं। 8 3 24 पी और 16 3 48 क्यू बराबर 1। यहाँ से हमको एक नया समीकरण मिल जाता है 3 और 4। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए किसी एक अज्ञात राशि के गुणांक को हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, या तो इसको हम वज्र गुणन विधि के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं, या प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं, या विलोपन विधि के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिस विधि से आप चाहें उस विधि से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको विलोपन विधि के द्वारा इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने यहाँ समीकरण नंबर 3 में 24 से और समीकरण नंबर 4 में 15 से गुणा करने पर हम किसी एक अज्ञात राशि के गुणांक को बराबर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे गुणा करके हमने एक समीकरण लिख लिया है। यानी समीकरण नंबर 3 में हमने 24 से गुणा किया है इसमें, तो 24 से गुणा किया है तो ये मिला है हमको 360 पी प्लस 1440 क्यू बराबर 24। और समीकरण नंबर 4 में हमने 15 से गुणा किया है तो 360 प्लस 720 क्यू बराबर 15। अब ये जो समीकरण मिला है तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को घटा देंगे, क्योंकि दोनों का साइन बराबर है तो इसलिए हम एक दूसरे को घटा देंगे। तो यहाँ पे इसके साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे और ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे तो आएगा 720 क्यू आएगा और 9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ पे देखिए क्यू बराबर 9/720, तो क्यू बराबर 9×8 = 1/80 आ जाएगा। क्यू का मान आ गया। ठीक है, अब इस क्यू के मान को हम समीकरण नंबर 3 और 4 में रख लेंगे, किसी एक समीकरण में रखेंगे। तो क्यू का मान हम समीकरण नंबर 1 में हमने रख लिया, 15p प्लस 60 गुणे 1/80 बराबर 1। 0 से 0 ये कट जाएगा। 15p प्लस 6/8 बराबर 1 हो जाएगा। 15p बराबर 1 - 6/8। इसको आप इधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो 15p बराबर 8 एलसीएम हो जाएगा, तो 8 - 6, तो 15p बराबर हो जाएगा 2/8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से p का जो मान आएगा 2/8 गुणे 15, यानी p बराबर हो जाएगा 2 आपका ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 2/120 हो जाएगा, और 2 से यह कट जाएगा तो 1/60, यानी p का मान जो आपका आया 1/60 आ गया। तो q का मान और p का मान आपका निकल गया। अब यहाँ पे दिया गया था p बराबर 1/x दिया गया था और q बराबर 1/y दिया गया था। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको अब p बराबर 1/x माना गया था, तो p के जगह पर हम 1/60 लिख लेंगे और 1/x हो जाएगा। तो x बराबर 60, तो x क्या माना गया था, रेल की चाल माना गया था। तो रेल की चाल जो हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और इसके बाद से q बराबर लिया गया था 1/y, तो यहाँ से q का मान कितना आया था 1/80 आया था, और 1/ क्या हो जाएगा y, तो y का मान हो जाएगा 80। तो y क्या माना गया था आपका, कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरीके से चाल, समय और दूरी पर आधारित आपका अनुप्रयोग था, जो आपको बताया गया। समय, चाल तथा दूरी पर आधारित अनुप्रयोग, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनुप्रयोग पर यहाँ पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण प्राप्त किए गए। उसके बाद से उसको सॉल्व किया गया और उसके बाद से आपका रेल की चाल और कार की चाल ज्ञात किया गया। तो इस तरीके से आपको यह अनुप्रयोग
5 अनुप्रयोग था जिसको आपको बताया गया। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा और इससे संबंधित प्रश्नों को आप सॉल्व करें। अगर इसमें कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। थैंक यू।